हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन एंड दिस इज राफ्तार हेयर। और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग्स फॉर इलेक्ट्रो कोटिंग्स। मीन्स अगर इलेक्ट्रो कोटिंग में कोई ट्रबल हो रहा है, मीन्स कोई प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट हमें मिल रहा है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो यहाँ हम उससे रिलेटेड कुछ प्रिवेंटिव एक्शन मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो ये सेशन एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टेड। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द वीडियो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव एक्शन मेथड्स। सो यू नो दैट ट्रबल शूटिंग मीन्स समथिंग भी किसी चीज का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम कैसे, हाउ कैन बी रिजॉल्व दैट, मीन्स विघ्न निवारण। सो एक्चुअली वी नो दैट ट्रबल शूटिंग जो है वह डिफेक्ट की एक्चुअली फर्स्ट थिंग है। जो डिफेक्ट है उसकी अपेक्षा इट शुड बी मोर रिएक्टिव देन अ प्रॉब्लम। मीन्स जो प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा आपको सोचना है कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अगेन वो दोबारा सिस्टम में नहीं आए। दूसरी चीज़ ये है कि जो जनरली क्या होता है कि जो मेंटेनेंस रहता है, जो मेंटेनेंस रहता है हम उसको ओवरलुक्ड कर देते हैं, जबकि मेंटेनेंस जो है वह एक सेफ्टी गार्ड हो सकता है उस प्रॉब्लम को, उस इशू को और उस डिफेक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। बट जनरली पीपल क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ओवरलुक्ड कर देते हैं, मतलब अनदेखा कर देते हैं। एंड वी नो दैट जो सीडी प्रोसेस होता है वो फुली ऑटोमेटिक होता है। सो एंड उससे रिलेटेड जो भी लाइक रेक्टिफायर एवन एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। सो उसको मेंटेन करना और प्रोग्राम करना, मीन्स उस प्रोग्राम को मेंटेन करना इतना मतलब इजीली नहीं है, और इट्स नॉट द इजी मेथड। But there could be some things, essential things like मैकेनिकल और केमिकल और सबस्ट्रेट रिलेटेड थिंग्स हो सकती है जिनको हम आइडेंटिफाई करें और उस पर काम करें और हम उसका सोल्यूशन मिल सकता है। सो आगे उसके बारे में ही जानेंगे। सो थिंग्स यू कैन आइडेंटिफाई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन अ सीडी प्रोसेस मीन्स, अगर सीडी प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमको किन किन चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए, किन किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। मीन्स सीडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लाइक अपन होगा प्रीट्रीटमेंट प्रोसेस, रेक्टिफायर एंड आपका यूएफ मॉडल एंड आपका बैक फिल्टर्स एवन उसका क्लीनिंग और उसका लाइक उससे रिलेटेड पैरामीटर्स लाइक उसका कंडक्टिविटी एंड लाइट टैंक एनोड शेल एंड वोल्टेज इज मेंटेनिंग। सो इन चीज़ों पे हमें, और जो हमारा बात है उसका सर्कुलेशन कैसा है, सो इन उनसे रिलेटेड हम चीज़ों को जानेंगे वन बाई वन। लाइक मीन्स क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उस प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग है लाइक अगर सीडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो मतलब रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगर हम सीडी टैंक के बारे में बात करें तो फर्स्ट थिंग आता है हमारा टैंक एजिटेशन, राइट। सो हमारा फर्स्ट थिंग है टैंक एजिटेशन, राइट। सो टैंक जो एजिटेशन है मीन्स एजिटेशन है जो पेंट टैंक में एक्चुअली जो रहता है हमारा पेंट के जो सस्पेंशन है उसके लिए किया जाता है। मीन पेंट जो है वो पूरा मतलब वाटर में या फिर जो उसका मीडियम है उसमें इजिली सस्पेंड रहे। दूसरी चीज़ जो है उसको मतलब क्या करते हैं पेंट फिल्ट्रेशन में और पंपिंग में जो यूज किया, मतलब पंपिंग जो रहता है जो कोटिंग में अगर हीट जनरेट हो रहा है तो उसको हीट को भी मतलब एक्सेस जो हीट है उसको भी रिलीज करने के लिए एजिटेशन बहुत जरूरी है। बट एक्चुअली जो एजिटेशन है वो डिपेंड करता है आपके लाइक एडेक्टर्स पे। यू नो एडेक्टर्स हम देते हैं जो बॉटम रहता है सीडी का, बॉटम टैंक में, टैंक के बॉटम में कुछ एडेक्टर्स लगे होते हैं। उसको सर्कुलेशन पंप के द्वारा मतलब प्रेशर दिया, सर्कुलेशन दिया जाता है। वो एडेक्टर्स का काम होता है उसको सर्कुलेट करना, पेंट बात को रहता है। सो जो सर्कुलेशन है वो बराबर होना चाहिए। अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है इसका रीजन हो सकता है लाइक आपका जो इडक्टर्स हैं वो ब्लॉक्ड हो गए हैं और ब्रोकन है, सही से अलाइन नहीं हुए, तो इसके कारण भी आपका वात सर्कुलेशन नहीं होगा, तो आपका सीडी बराबर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है अगर सर्कुलेशन पंप काम नहीं कर रहा है तो आपको टैंक से एजिटेशन से प्रॉब्लम आ सकता है।
और इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपका क्लियर लाइक प्रोडक्शन के जो अपीयरेंस पे, प्रोडक्ट अपीयरेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। मेन थिंग ये है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपका एजिटेशन टैंक में ज़्यादा है, मतलब प्रेशर एक्सेस है, मतलब सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा उससे मतलब जो भी पार्ट है, लोडेड पार्ट है जो सीडी में डिप हो रहा है, वो मतलब गिर सकते हैं सीडी में। और सो ज़्यादा सर्कुलेशन भी नहीं देना, तो उसके लिए हमें मेंटेन करना है, मतलब सर्कुलेशन जो है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग वॉटेवर, मतलब जो हमारा एसओपी में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमको मेंटेन करना रहता है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी लाइक इसको मतलब ऐसे चेक नहीं कर सकते, बट जो हमारा मोटर्स है, सर्कुलेशन पंप है, उसकी जो स्क्रीन रहती है उसको हम वीकली बेस पे उसको क्लीन करके, और जो इंडक्टर्स है उनको मतलब, या फिर जो पंप है उसको मतलब ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, हम जब शट डाउन होता है इंडस्ट्री में, तो उस टाइम जो सीडी टैंक, सीडी बात होता है, उसको हम क्या करते हैं, डंप टैंक में डालते हैं। तो उस समय हम देखते हैं कि डक्टर्स जो है उसका अलाइनमेंट कैसा है, और या फिर जो मतलब बराबर है कि नहीं, जो, और उसका सभी मतलब ब्लॉक्ड तो नहीं है कोई, सभी मतलब काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब दूसरी सो इस चीज़ से मतलब हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं सीडी बार टैंक में। देन दूसरी चीज़ आती है हमारा अवन। तो अवन से रिलेटेड लाइक कैसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वी नो दैट अवन जो होता है वो क्या करता है, मतलब पार्ट की क्यूरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। सो अवन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है तो ओवर क्यूरिंग हो जाता है, और कम रहता है तो लाइक हमको मिलता है जो प्रोडक्ट फिनिश मिलता है, सीडी से प्रोडक्ट निकलता है, उसका क्या रहता है, कभी कभी अंडर बेक आता है, और उसको दोबारा बेक कर रीबेक करना पड़ता है। तो अ, इतना इजी नहीं रहता है सीडी में अगेन पार्ट लोड करना। सो उससे रिलेटेड भी मतलब पार्ट जो होता है उस पर एडिशन पे फेल रहेगा, तो टॉप कोड में आप डायरेक्ट उसको लोड नहीं कर सकते। तो इसीलिए अवन का टेम्परेचर और उसमें जो डस्ट उस्ट आ रहा है, मतलब उसको हम ब्लास्टिंग करके या फिर वीकली क्लीनिंग करके, मतलब उसको जो फिल्टर लगे होते हैं अवन में डस्ट क्लीन के लिए, उनको वीकली बेसिस पे क्लीन कर सकते हैं। सो इट इज़ आल्सो अ मेंटेनेंस टीम वर्क, एंड दे डू इट एट अ वीकली बेसिस। सो उसको भी इंश्योर करना चाहिए कि अवन का क्लीनिंग हो रहा है बराबर नहीं, क्योंकि अवन का टेम्परेचर इक्वल है कि नहीं, उसको हम कभी कभी टेम्परेचर ट्रेवलिंग रिकॉर्डर रिकॉर्डर द्वारा भी उसका मतलब हर एक कंपोनेंट के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे टेम्परेचर कितना मिल रहा है। तो ये चीज़ें मतलब उसके बाद उससे मतलब देख सकते हैं कि अपन का जो कंडीशंस है या फिर जो भी टेम्परेचर पैरामीटर्स है बराबर सेट है कि नहीं। तीसरा चीज़ आता है हमारा रेक्टिफायर। सो हम जानते हैं जो रेक्टिफायर है, मतलब उसका एक्चुअली क्या रहता है, इसको मतलब ईयरली बेसिस पे मतलब चेक करना चाहिए, मतलब डेली तो हम चेक नहीं कर सकते, बट क्या रहता है इसमें जो हमारा रेक्टिफायर है उसका, इसमें एक पीसीटी रहता है जो जेनर डायोड रहता है, उसको जब चेक करते हैं उसका, तो उसका जो किसी भी मतलब लोड जब उससे पड़ता है रेक्टिफायर, तो उसका जो वैल्यू है वो 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, जेनर जेनर डायोड का वैल्यू। एंड और दूसरी कंडीशन ये रहती है कि रेक्टिफायर का जो वोल्टेज है और जो एम्पियर मतलब जो करंट है, उसका हम कैलिब्रेशन भी करते हैं। अगर कैलिब्रेशन में जो पैनल पे डिस्प्ले हो रहा है वो वोल्टेज रियल में मतलब वहाँ सीडी बात में मिल रहा है कि नहीं, रेक्टिफायर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हमको डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे कैलिब्रेशन करना चाहिए वोल्टेज का। और दूसरी बात, उसका रेक्टिफायर ट्रिप हो रहा है कि नहीं, उसका मतलब लाइन के साथ लिंक कैसा है, तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर रेक्टिफायर का वोल्टेज कभी ज़्यादा जा रहा है कम जा रहा है तो रप्चरिंग का इशू आता है मेनली, और सीडी थिकनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि नॉन प्रोडक्शन डेज जो रहते हैं उसमें क्या रहता है, जो रेक्टिफायर है उसका मतलब स्टे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जो करंट है वोल्टेज है वो स्टे नहीं होना चाहिए, मतलब बात में या फिर लाइन रुका है तो ऐसा नहीं कि सीडी बात में आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो रेक्टिफायर का लिंक लाइन के साथ ऐसा होना चाहिए जैसे लाइन स्टॉप्ड हुआ तो आपका रेक्टिफायर उससे क्या लिंक टूट जाना चाहिए, मतलब वो बंद होना चाहिए। तीसरी चीज आता है, चौथी चीज आता है आपका इलेक्ट्रोड्स। मीन्स जो भी इलेक्ट्रोड्स है उनका मतलब जो हम यूज कर रहे हैं उनको एक्चुअली वीकली बेसिस पे
डिग्रेडेशन चेक करते रहना चाहिए, जस्ट टू इंश्योर लाइक द सप्लाई जो है वो प्रॉपर उसको मिल रहा है कि नहीं, और जो उससे रिटर्न फ्लो आ रहा है इलेक्ट्रोड से जो रिटर्न फ्लो आ रहा है वो मिल रहा है कि नहीं। मतलब इलेक्ट्रोड्स का काम होता है जो फ्री एसिड रिलीज होता है रिएक्शन के दौरान, उसको रिमूव करना सीडी पास से, अदरवाइज उसका एसिडिटी बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगा और आपका डीएफटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दैट्स वाई उसमें एनोड शेल रहते हैं, उनका काम ही होता है कि वो फ्री एसिड को निकालते हैं। तो ये भी चेक करना चाहिए उस पर जो करंट मिल रहा है कि एनोड शेल को बराबर नहीं मिल रहा है, उसका हम एम्पियर में चेक करते हैं करंट को, तो उसको भी मतलब पीरियड में एक बार चेक करना चाहिए। दूसरी चीज है जो हमने उसका देखना चाहिए हमको कि जो एनोड शेल्स हैं वो कितनी लगे हुए हैं सीडी टैंक में। लाइक अगर सीडी टैंक में तुम्हारे पार्ट का डिप टाइम अगर लाइक 2 मिनट्स है तो उसका रेशियो 4/1 होना चाहिए, मीन्स एक कंपोनेंट के लिए 4 एनोड शेल होना चाहिए। अगर एक कंपोनेंट डिप हो रहा है, बात का साइज ऐसा है टैंक साइज कि उसमें एक कंपोनेंट डिप हो सकता है, तो उसमें 4 एनोड शेल लगे होने चाहिए एक पार्ट को प्रोसेस करने के लिए एटलीस्ट। अगर उसका डिप टाइम इमर्सन टाइम कितना है 2 मिनट है। देन अगला चीज है एनालाइट टैंक। सो एनालाइट टैंक जो होता है उसमें एक्चुअली हम फ्रेश वाटर देते हैं, जिसका काम रहता है लाइक ये फ्रेश वाटर जो होता है एक तरह से एनोड शेल में इनपुट जाता है, दूसरी तरफ से उसमें से फ्री एसिड आउटपुट होता है, वो दोबारा एनालाइट टैंक में रिवर्स आता है। तो इसका ये आप इसकी वजह से मतलब फ्री एसिड निकलता है और मतलब वो बात की कंडक्टिविटी को मेंटेन करते रहता है। बट एनालाइट टैंक में जो हम वाटर देते हैं एक्चुअली वो उसका कंडक्टिविटी हमको चेक करना चाहिए, उसका सप्लाई चेक करना चाहिए कि जो वाटर है हमको प्रॉपर मात्रा में उचित होना चाहिए, उसका कंडक्टिविटी एक्चुअली लेस देन 10 होनी चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए, उसको बोलते हैं डीआयोनाइज्ड वाटर। सो अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा गया तो बाद के पैरामीटर्स अगेन लाइक कंडक्टिविटी और पीएच उसका चेंज हो जाएगा। सो हमको ये भी मेंटेन करना चाहिए। और जो एनालाइट टैंक है उसमें जो लिक्विड है मतलब जो वाटर है उसका मतलब जो लेवल है वो भी इंश्योर करना चाहिए, जो भी बंदा प्रोसेस में रहता है उसको। और ये भी चेक करना चाहिए कि जो उसका आउटपुट है मतलब जो एनोड शेल से एनालाइट टैंक में आउटपुट आ रहा है मतलब रिवर्स आ रहा है, वो आ रहा है बराबर कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो ब्लॉक तो नहीं हुआ, तो एनोड शेल को आपको खोल के चेक करना पड़ेगा। दिस नेक्स्ट थिंग है आपका रैकिंग। रैकिंग में क्या रहता है, जो भी मतलब जो रैकिंग है उसमें 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं। आपका उसका डिजाइन कैसा है, दूसरा आपका पार्ट लोडिंग करने का मेथड क्या है, और आप जो उसको टैकल है उसको जिस पे पार्ट लोड कर रहे हैं उसको आप क्लीन कर रहे हैं और नहीं। क्योंकि अगर उस पर सीडी मतलब ज़्यादा लग गया, वही मतलब टैकल आप इधर ट्रांसपोर्ट लाइन में यूज कर रहे हो, उस पर पेंट हो गया प्रोसेस, तो उस पर मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, दैट विल ब्लॉक द दैट विल डू लाइक इट विल रेजिस्ट द करेंट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज ऐसा रहेगा तो आपका सीडी प्रोसेस नहीं होगा, उसका डीएफटी बराबर नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको लाइक सीडी होगा कहीं पे नहीं होगा। और जो स्पेसिफिक कुछ पार्ट रहते हैं, कुछ ओड पार्ट्स रहते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल डिजाइंड मतलब टैकल्स होने चाहिए, रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। दूसरी चीज रहती है कुछ स्मॉल पार्ट्स होते हैं उसके इंस्पेक्शन रहना चाहिए। और पार्ट्स एटलीस्ट है मतलब जो रैक है उसको मतलब ग्राउंड जो ग्राउंडेड है मतलब पॉइंट है उसको एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो टच करना चाहिए पार्ट, क्योंकि टच नहीं करेगा तो आपको कोटिंग नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि इससे आप क्या करते हैं कोटिंग फेलियर से ही बच सकते हैं, और बार बार मतलब लाइक इसको इसलिए आपको जो टैकल्स हैं उनको प्रॉपर प्रॉपर मतलब क्लीनिंग देना चाहिए, और उसका मतलब बियर भी चेक करना चाहिए, मतलब उसका वो अच्छी कंडीशन में है नहीं, वो मतलब पार्ट का लोड सहन कर सकता है नहीं, क्योंकि जब टैकल पुराना हो जाता है तो उसमें उतना पावर नहीं रहता। और टैकल को मॉडिफाई भी करता रहना चाहिए प्रोसेस अकॉर्डिंग। इससे आप क्या रहता है लोडिंग मेथड भी डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी रहता है सीडी में पार्ट डिप होता है तो उसमें क्या रहता है कुछ पार्ट जो रहता है उसमें कोटिंग नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एयर पॉकेट, बिकॉज ऑफ एयर पॉकेट, तो एयर पॉकेट बन जाता है। तो ऐसा पार्ट को लोड करना चाहिए, लोडिंग मेथड भी इंश्योर करना चाहिए टैकल के अकॉर्डिंग कि वो पार्ट में एयर पॉकेट कम से कम बने। नेक्स्ट चीज है आपका रिंसिंग। सो रिंसिंग एक्चुअली क्या रहता है दैट आपका जो भी है जो नोजल्स हैं रिंसिंग नोजल्स हैं वो बराबर प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, सही डायरेक्शन में अलाइनमेंट है नहीं, और अगर वो चौकते ही नहीं जो सीडी और सीडी से पहले जो भी रिंसिंग रहते हैं स्टेज, सीडी के बाद यूएफ 1 में रिंसिंग रहता है राइट, और डीएम वाटर का रिंसिंग रहता है यूएफ 2 के बाद अल्ट्रा प्रिटेंस 2 का। सो रिंसिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो एक्सेस सीडी जा रहा है लग के या फिर जो पार्ट पे वो उसका रिंसिंग बराबर हो रहा है कि नहीं।
क्योंकि रिंसिंग नहीं होगा तो उस पर एक्सेस जाएगा और वो ओवन में जाके मतलब उस पर ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए उसका रिंसिंग भी मतलब प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो आगे चल के आपको ड्रिपिंग मिलेगा सीडी का कंपोनेंट पे, और एक्सेस पेंट भी जाएगा, तो कोटिंग जो है अपीयरेंस वो बराबर नहीं मिलेगा जो जो हमको अपीयरेंस चाहिए रहता है। तो रिंसिंग प्रॉपर होना चाहिए। और उसको रिंसिंग लाइक जनरली वो कैसे मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ता है लाइक रिंसिंग पे, वो डिपेंड करता है आपके क्लीनिंग। आपको उसको नोजल्स को वीकली बेसिस पे आप 15 डेज में उसको क्लीन करना चाहिए, वो चोक अप तो नहीं हुआ, ये चीज़ चेक करना चाहिए। तीसरा नेक्स्ट चीज़ है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में एक्चुअली क्या रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं। एक चीज़ रहता है हमारा बैक फिल्टर, दूसरा चीज़ रहता है हमारा अल्ट्रा फिल्टर्स लगा रहता है। तो बैक फिल्टर में जो है वो एक्चुअली चेंज होना चाहिए जब उसका जो डिफेंस है, इनलेट और आउटलेट का जो डिफेंस है वो 5 यूनिट अगर आ रहा है PSI में, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। इसका मतलब वो क्या रहा है, चोक हो गया है और उसमें भी डस्ट है या फिर जो आयल है, जो क्लीन करने की पावर है वो ख़त्म हो गई। तो उसको क्लीन करना रहना चाहिए जब उसका डिफरेंस जो है 0.5 के 0.5 आ जाता है। क्योंकि ये आप जो सिस्टम रहता है सीडी बाथ रहता है, उसमें से आयल मीडिया या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल उनको एब्जॉर्ब करता है और इजीली मतलब बहुत जल्दी चोक हो जाता है। इवन कुछ सीडी पार्टिकल्स भी मतलब जब वो सॉलिड्स नीचे बैठ जाता है पिगमेंट, तो वो उसके कारण भी चोक हो जाता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो उसका काम क्या होता है, उसमें सीडी जो हमारा रहता है वो बैक फिल्टर से होके अल्ट्रा यूएफ मॉडल में जाता है, मींस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मॉडल में जाता है। और यूएफ मॉडल क्या करता है, वहाँ पे एक स्क्रीन लगा होता है, वो क्या करता है जो हमारा पिगमेंट रहता है उसको अगेन मतलब सीडी टैंक में भेज देता है। और जो हमारा रेजन वाटर है वो रिंसिंग के लिए UF2 में जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 2 में जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 2 से ओवरफ्लो होके वो UF1 में आता है, UF1 में वो रिंसिंग में काम आता है और अगेन वो ओवरफ्लो होके सीडी में आ जाता है। तो ऐसे मतलब हमारा जो सीडी सिस्टम रहता है पूरा मतलब एकदम क्लोज लूप सिस्टम रहता है, वहाँ पे कोई भी मतलब लॉसेस नहीं होता है, मतलब सीडी लॉसेस नहीं होता है, पेंट का लॉस नहीं होता। सो एकदम सेफ एंड इको फ्रेंडली है मतलब, एंड इकोनॉमिक भी है मतलब हमारे लिए। तो और उसका हमको मतलब मेंटेन करना चाहिए जो सर्कुलेशन पंप है या सीडी का वो काम कर रहा है कि नहीं, उससे रिलेटेड यूएफ मॉडल भी मतलब उसका फ्लैक्स रेट कितना है तो वो भी चेक करते रहना चाहिए, प्रोसेस में जो SOP में दिया है वो है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारा क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग प्रोसेस एक्चुअली प्री ट्रीटमेंट और हमारा जो मेटल है उससे रिलेटेड है। मतलब जो हम कंपोनेंट मतलब सप्लायर हमको जो दे रहा है, लाइक अगर हम स्टेनलेस स्टील पे कंपोनेंट पे प्रोसेस कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील पे वो कभी बहुत ज़्यादा ऑयल लगा के देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट या डार्ट रहता है या ग्रीस रहता है। तो पहले उसको क्लीनिंग मतलब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने पीटेट में यूज करें, तो उसके लिए हम कुछ एसिड और बेस यूज करते हैं, बेस जनरली बेस यूज करते हैं उसको क्लीन करने के लिए। और कभी कभी मतलब जो पीटेट में हमारे डिगेजिंग स्टेज होते हैं वो जनरली क्लीनिंग प्रोसेस के लिए होते हैं। और कभी कभी हम उसको एक अलग से स्टेज देते हैं डिगेजिंग से पहले, उसको बोलते हैं लाइक वाइपिंग करता है, मैन्युअली वाइपिंग बोलते हैं। तो उससे भी एक्सेस जो भी डर्ट या ग्रीस रहता है उसको हम रिलीज कर सकते मतलब रिमूव कर सकते हैं सब स्टेज से। नेक्स्ट चीज हमारा आता है प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस जो रहता है वो जनरली एक्चुअली क्या होता है, इसका काम होता है अडेशन इम्प्रूव करना और हमारा जो फिल्म अपीयरेंस है उसको एकदम स्मूथ बनाता है और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है सीडी की। तो उसमें क्या रहता है एक्चुअली प्री ट्रीटमेंट जनरली हम कंसिडर करते हैं लाइक ओवरऑल मतलब डिगेजिंग और एक्टिवेशन और फॉस्फेटिंग सब प्री ट्रीटमेंट के पार्ट्स हैं। बट मेन पार्ट रहता है हमारा लाइक एक्टिवेशन और फॉस्फेटिंग। तो एक्टिवेशन में क्या करता है मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है, सरफेस को एक्टिव करता है, उसमें जनरली जिरकोनिया सॉरी जिंक और फिर जिंक बेस्ड रहता है। तो वो क्या करता है उसमें एक अपना कोटिंग करता है, मीन्स एक्टिव करता है। जिंक बहुत एक्टिव रहता है क्योंकि उसमें प्लस चार्ज होता है। जैसे ही फॉस्फेटिंग में आता है तो फॉस्फेटिंग का एक लेयर चढ़ता है मतलब 25 मीटर पर स्क्वायर का समथिंग। तो उस लेयर के द्वारा मतलब वो एडिशन, जो हम जानते हैं कि जो हमारा फॉस्फेट रहता है वो एक एडिशन प्रोमोटर की तरह काम करता है। सो मतलब जब वो उसका कोटिंग रहता है तो मतलब एक स्मूथ और फिनिश देता है और एडिशन इम्प्रूव करता है। और एक्चुअली उसको चेक करने के लिए लाइक हमारा पीटेटमेंट कैसा मिला है तो हम उसके लिए क्या करते हैं फाइनली एयर मार के भी चेक कर सकते हैं कि हमारा पीटी कैसा है,
एक्चुअली फॉस्फेटिंग है तो ग्रे यूनिफॉर्म होना चाहिए स्टेनलेस स्टील पे। और फाइनली फिर हमारा सीईडी में जाता है, और सीईडी में जाने के बाद वो क्या करते हैं, लाइक कंपोनेंट पे प्रोसेस होता है, तो जितना अच्छा हमारा पीटी रहेगा उतना ही अच्छा हमें सीईडी मिलेगा। नो एडिशन फेलियर एंड नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल गेट देयर। देन अनदर थिंग है जो बाटर रहता है। तो बाटर का एक्चुअली क्या है, हमारा जो भी हम बाटर यूज कर रहे हैं इवन प्री ट्रीटमेंट में, और जो एनालाइट सिस्टम या फिर जो डोजिंग के समय वाटर यूज करते हैं, तो वो मतलब एकदम बहुत लो। पहली बात तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो मेंटेन रहना चाहिए, लेस देन 10 यूनिट रहना चाहिए। उसके लिए हम लाइक रेजिन रेजिन से प्रोसेस करते हैं उस वाटर को। जो वाटर है वो रेजिन से ट्रीटेड होना चाहिए। मतलब एक मेथड है डिआयोनाइज्ड वाटर को प्रोसेस करने का, मतलब बनाने के लिए। सो ऐसा वाटर यूज करना चाहिए जिसका पीएच और कंडक्टिविटी दोनों मेंटेन है। बिकॉज अगर पीएच कंडक्टिविटी मेंटेन नहीं, दोनों भी अगर आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मतलब ये आपके सीडी बात के पीएच और कंडक्टिविटी को अगेन मतलब हैम्पर कर देंगे, और अगेन आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरी चीज़ है आपका जो सबस्ट्रेट रहता है। सबस्ट्रेट का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअली, क्योंकि क्वालिटी फिनिश चाहिए तो आपको सबस्ट्रेट को चेक करना है वो रस्टी तो नहीं है, और उस पर आयल कितना है, उसका क्लीनिंग कैसा हुआ है, प्रीट्रीटमेंट कैसा हुआ, और सबस्ट्रेट सप्लायर से उसका कंडीशन कैसा है। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। और हम जानते हैं कि हम प्रोसेस में सी मेटल से लेके इलेक्ट्रो कोटिंग और रेंजिंग, एल्यूमिनियम से लेके फिर कोल्ड रोल्ड स्टील तक मतलब सीडी करते हैं उसके लिए, इवन कैल्वनाइज स्टील का भी, और कुछ हीट ट्रीटेड मेटल्स भी रहते हैं जिनका हम सीडी करते हैं। बट फर्स्ट हमारा जो सबस्ट्रेट है इस कॉन्सेप्ट में एक्चुअली हमको काम करना चाहिए, लाइक फर्स्ट यूजिंग द फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। सो फर्स्ट आउट रूल पे काम करना चाहिए, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी हमें रॉ मटेरियल या फिर जो भी हमारा सप्लायर की तरफ से आ रहा है सबस्टेट, उसको जो पहले आया उसको पहले प्रोसेस करो। क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो सबस्टेट है जो स्टोरेज में स्टोर करके रखा है उस पर रस्टी होगा, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट एंड मॉइस्चर। सो रस्टी होगा तो आपके जो प्रोडक्ट है उस पर लाइक कभी कभी लाइक रस्टिंग मिलेगा आपको, एडिशन फेलियर रहेगा आपका, सरफेस डिफेक्ट्स मिलेंगे, फ्लैश रस्टिंग बोलते हैं इसको, ये जनरेट होंगे, और ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पेक्ट करेंगे। मीन्स सीआईडी का भी आपको बराबर नहीं मिलेगा, रप्चरिंग जैसा दिखेगा, और इवन लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज को ऑडिशन मतलब फेल रहेगा फिर। तो फाइनली जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो डिपेंड करता है डिफरेंट थिंग्स पे, मतलब इन चीज़ों को लाइक मेंटेन करके आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को मतलब बाकायदा बरकरार रख सकते हो उसका डीएफटी। और कुछ चीज़ें हैं सीईडी बास से रिलेटेड। सीईडी में एक्चुअली हम चेक करते हैं उसका एनबीएम कितना है, नॉन वोलेटाइल मटेरियल मीन्स उसको सॉलिड बोलते हैं। दूसरा चीज़ उसका कंडक्टिव मेंटेन करना चाहिए। एनबीएम जनरली 16 रहना चाहिए, डिपेंड्स ऑन लाइक सॉलिड्स एंड आपका बात कंडीशन पे। पीएच भी रहना चाहिए मेंटेन। सो क्योंकि और उसका सीडी बात का टेम्परेचर अराउंड 28 रहना चाहिए, 30 प्लस नहीं जाना चाहिए जनरली। और आपका जो सीडी का लाइक कंडक्टिविटी है वो भी मेंटेन रहना चाहिए 1400 समथिंग। सो ये चीज़ें अगर मेंटेन रहेंगी तो आपको रियली मतलब कोई इम्पैक्ट, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और प्रोडक्ट क्वालिटी एकदम स्मूथ फिनिश मिलेगा। और सो अगर आपको प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप वन बाय वन मतलब एक एक चीज़ को चेक कर सकते हो और इशू को रिजॉल्व कर सकते हो। सो to join this session, and I hope like you would like this session. And if you have any question, just put your question in comment. So till that time, thank you. In next we will discussing about the defects related to CD। मीन CD के बाद प्रोसेस होने का कंपोनेंट के बाद जो प्रोसेस होता है CD में, उसके बाद हमें कौन कौन से डिफेक्ट मिल सकते हैं और डिफेक्ट्स को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू once again, and like and subscribe our channel to get new videos. Thank you.